नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी का स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने 543 लोकसभा क्षेत्रों के 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथ के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में सभी राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों से 3,000 कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिनसे पीएम ने सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने जहां पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों की चर्चा की, तो वहीं विपक्षी दलों को भी खूब आड़े हाथों लिया। पीएम ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति पर करारा हमला बोला। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़काने वाले तत्वों पर पीएम जमकर बरसे। पीएम ने मुस्लिम समाज की पिछड़ी जातियों की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि इनके साथ होने वाले अन्याय पर कभी बात नहीं की जाती है। पीएम ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों का जीना मुश्किल किया है। विपक्षी दलों की पिछले दिनों पटना में हुई बैठक पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि इस फोटो ऑप में शामिल दलों ने कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि ये गारंटी है कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की वजह से देश में बहुत से समुदायों और छोटी छोटी जातियों के साथ हुए अन्याय का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि देश का भला तुष्टीकरण में नहीं बल्कि संतुष्टीकरण से होगा। पीएम मोदी ने परिवारवाद की राजनीति पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का ही भला किया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों की बेचैनी दिखलाती है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से तमाम विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि 9 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। आज पीएम के नेतृत्व में भारत ब्रिटेन को पिछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। ये सब हमारे दूरदर्शी नीतियों को बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के योग, ज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण, आध्यात्म, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व कल्याण के संदेश को दिया है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज ऊना में प्रधानमंत्री के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को भी सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को 5 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से पीएम ने रांची, पटना, धारवाड़, केएसआर, बेंगलुरु और गोवा, मडगांव, मुंबई वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत ट्रेनों भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनसे संबंधित राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। बच्चों ने पीएम मोदी के सामने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। पीएम ने उनसे बातचीत करके उन सभी का उत्साहवर्धन किया। प्रधानमंत्री मोदी को बच्चों ने बहुत सी कविताएं सुनाई। एक छात्र ने पीएम को स्वच्छता पर एक संस्कृत रचना सुनाई। पीएम मोदी ने बच्चों से पर्यावरण संरक्षण और योग जैसे विषयों पर भी बातचीत की। बच्चों ने योग को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया। देश में अब 23 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं। तेज और आरामदेह सफर की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में वंदे भारत ट्रेन बड़ी पहल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को वर्ष 2023 के दूसरे चरण के रक्षा अलंकरण सम्मान वितरित किए। तीनों सेनाओं के लिए राष्ट्रपति ने अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल सहित कुल 84 पदक प्रदान किए। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2 में लेफ्टिनेंट जनरल पीएन अनंत नारायणन, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह मिन्हास और लेफ्टिनेंट जनरल हरमिंदर सिंह कहलो को विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर बात करते हुए कहा कि टोल पर रुकने वाली गाड़ियों के औसत समय में आई कमी है। उन्होंने कहा कि टोल पर रुकने से 70,000 करोड़ के ईंधन की बर्बादी होती थी, उससे निजात मिलेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि देश में पिछली सरकार के समय प्रतिदिन 11 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा था, जो अब बढ़कर 30 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा कि पीएम ने दुनिया में एक बड़ा विजन दिया, जिसे हम मिशन लाइफ कहते हैं। हमारे मंत्रालय ने मिशन लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि पीएम का मिशन लाइफ इन 9 वर्षों में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भारत के जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कांग्रेस की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार पर वार करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जो काम 600 दिनों में भी नहीं हो पाता था, वो काम अब केवल 75 दिन में ही पूरा हो जाता है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अपने एक संबोधन के दौरान कहा कि 60 सालों में जो नहीं हुआ वो 9 सालों में कर दिया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि पूरे देश के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट और केंद्र सरकार के खर्चे से पूरे देश में पशुओं का टीकाकरण करना, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के दरवाजे पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू की। भाजपा द्वारा देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के ऊना में भाजपा नेता और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से कहा कि संविधान ये निर्धारित करता है और अदालतें एक तरह से कह रही हैं कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए इसके लिए जो भी करना होगा भारत सरकार वो करेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सशक्त भाजपा, सशक्त मोदी सरकार और सशक्त भारत, यही हमारा फॉर्मूला है। हमारे कार्यकर्ताओं को यही फॉर्मूला लेकर नीचे जाना होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अमरनाथ यात्रा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की है। मनसुख मंडाविया ने श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा देखभाल के लिए जम्मू कश्मीर को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीती रात हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मारने में कामयाबी हासिल की। सुरक्षा बलों द्वारा एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराए आतंकी की पहचान आदिल मजीद लोन के रूप में हुई है। देश के करीब 80% क्षेत्रों में मानसून पहुंच गया है। दिल्ली, मुंबई, असम, गुजरात समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मानसून का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट और कल से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जून में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में राजस्व और आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जहां ज्यादा बारिश हुई वहां बहुत नुकसान हुआ है। राज्य में मंडी और कुल्लू जिले के आसपास बहुत बारिश हुई है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार अब तक मानसून से करीब 104 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में तेज बारिश हुई। बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के पहाड़ी जिलों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान है।
गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अधिकांश हिस्सों में कल से रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। वहीं उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में दरार पड़ गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आपदा की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने कहा, प्रशासन और आपदा प्रबंधन के लोग अलर्ट मोड पर हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में ये खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी की आशंका जाहिर की है, जिसके चलते रामबन जिले में कक्षा 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रखने की घोषणा की गई है। असम में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पिछले 24 घंटों में बाढ़ के कारण प्रभावित जिलों की संख्या 15 से घटकर 11 हो गई है, जिसमें बजाली, बक्सा, बारपेटा, बोंगाईगांव, दरांग, धुबरी, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, गोलाघाट, कामरूप शामिल हैं। असम के डिब्रूगढ़ शहर में तेज बारिश हुई, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। राजस्थान में मानसून के प्रवेश के बाद 2 दिन में करीब 50% से ज्यादा राजस्थान को मानसून ने कवर कर लिया है। इस दौरान आने वाले 2 से 3 दिन और मानसून की भारी बारिश राजस्थान में हो सकती है। आज से 3 दिनों तक राजस्थान के 24 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। इनमें 11 जिलों में येलो अलर्ट और 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में देर रात से ही तेज बारिश हो रही है। बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। उत्तर भारत में मानसून के दस्तक देने के साथ ही राजधानी में झमाझम बारिश हो रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में और आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
महाराष्ट्र के पुणे में तेज बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने 28 जून के लिए रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के बड़ोदरा में मानसून के प्रवेश के साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली। हालांकि बारिश के कारण जलभराव से लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से बेहाल कर रही गर्मी से बारिश के कारण काफी राहत मिली। पंजाब के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। भुवनेश्वर के मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने बताया कि ओडिशा में 11 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के पटना में आज बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानून व्यवस्था पर की गई टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली की कानून व्यवस्था से ज्यादा पंजाब की खराब कानून व्यवस्था पर सोचना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत में हुए खर्च का सीएजी स्पेशल ऑडिट करेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने सीएजी से ऑडिट कराने की मंजूरी दे दी है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की जांच में ये साफ हो जाएगा कि आखिर मामला क्या है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के कौशाम्बी में यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मोहम्मद गुफरान नाम का अपराधी मारा गया है। इस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। जानकारी के मुताबिक गुफरान के ऊपर हत्या, लूट और डकैती के कई केस दर्ज थे। दिल्ली के प्रगति मैदान सुरंग लूट मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के गीतलदाहा में आज सुबह 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक 5 लोगों को गोली लगी है, जिनमें से एक बाबू हक नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मुंबई की वकोला पुलिस ने बीएमसी अधिकारी के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब सहित 15 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा है कि उनका उद्देश्य राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी पंचायतें और जिला परिषदें देना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 446.03 अंकों की वृद्धि इसमें दर्ज की गई। सेंसेक्स अभी तक के अपने उच्चतम स्तर 63,416.03 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 126.20 अंक बढ़कर अपने रिकॉर्ड स्तर 18,817.40 अंक पर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर अगले महीने की 1 तारीख यानी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएगा। इस विलय के लागू होने के साथ एचडीएफसी बैंक दुनिया का 5वां सबसे वैल्यूएबल बैंक बन जाएगा। देश के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई 29 जून को ईद उल अजहा या बकरीद के अवसर पर बंद रहेंगे। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 58,521 रुपये है। चांदी के दाम में उछाल दर्ज किया गया है। चांदी का भाव 69,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज भारतीय करेंसी रुपया मजबूत होकर बंद हुआ। रुपया आज 1 पैसे चढ़कर 82.03 पर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि देश का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2022-2023 की जनवरी-मार्च तिमाही में घटकर 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर यानी जीडीपी का 0.2% रह गया। व्यापार घाटे में कमी और सेवा निर्यात में जोरदार वृद्धि के कारण कैट कम हुआ।
अदानी एंटरप्राइजेज की सालाना रिपोर्ट में गौतम अदानी ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अदानी समूह को टारगेट करने के लिए जानकर फैलाई गई फर्जी सूचना थी और इसका मकसद समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। टेक कंपनी गूगल ने 1338 करोड़ रुपए के जुर्माने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आयकर विभाग ने कहा है कि 26 जून तक 1 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं और यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक है। सिलिकॉन वैली स्थित ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप रॉबिनहुड ने अपने फुल टाइम कर्मचारियों में से 7% को नौकरी से निकाल दिया है। बायजूस वर्तमान में $1 बिलियन जुटाने के लिए संभावित नए निवेशकों के साथ चर्चा कर रहा है। वैगनर लड़ाकों के कैंपों में लौटने के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। पुतिन ने क्रेमलिन में सुरक्षा सेवा प्रमुख, रक्षा मंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। पुतिन ने इस बगावत के पीछे पश्चिमी देश और कीव को जिम्मेदार ठहराया। अपने संबोधन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश चाहते थे कि बगावत के दौरान रूस एक दूसरे को मार डाले। पुतिन ने कहा कि वैगनर लड़ाके चाहें तो सेना में शामिल हो सकते हैं या बेलारूस जा सकते हैं, अपने घर लौट सकते हैं। पुतिन ने मुसीबत की इस घड़ी में खड़े रहने के लिए देश और सेना का आभार व्यक्त किया। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नलेडी पंडोर ने कहा कि प्रयास से यूक्रेन में युद्ध को लेकर मॉस्को और कीव के अधिकारियों के साथ बातचीत के अफ्रीकी प्रयासों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके विभिन्न प्रमुख संगठनों सहित सभी आतंकवादी समूहों को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। हज के लिए पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में हज यात्री पूरे धार्मिक उत्साह के साथ सऊदी अरब के ऐतिहासिक शहर मक्का में हज अदा करने पहुंच रहे हैं। अमेरिका के मध्य पश्चिम और दक्षिण में आए बवंडर और तूफान में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए और इंडियाना और अरकानसास में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी के बर्लिन में भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बारिश का असर वाहनों की आवाजाही पर भी देखने को मिला है। चिली में कई दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद चिली की नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ आ गई और सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और देश के केंद्र में लोगों को निकासी के लिए मजबूर होना पड़ा। कनाडा के मॉन्ट्रियल में जंगलों में लगी आग के कारण कई आयोजनों को रद्द करना पड़ा है। अब तक 465 से ज्यादा जंगलों में आग लगने की घटना सामने आई है। आईसीसी ने मुंबई में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के एक शेड्यूल का ऐलान किया है। विश्व कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा विश्व कप ही भारत में खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलकर करेगी। इसके बाद 11 अक्टूबर को भारत दिल्ली में अफगानिस्तान से भिड़ेगा, जबकि 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। आईसीसी पुरुष विश्व कप क्वालिफायर में नीदरलैंड्स ने वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में हरा दिया है। वान बीक ने सुपर ओवर में 3 छक्कों और 3 चौकों से 30 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम सुपर ओवर में सिर्फ 8 रन ही बना सकी। एक अन्य मैच में सीन विलियम्स के 174 रन की मदद से जिम्बाब्वे ने अमेरिका को 304 रन से हरा दिया है। जिम्बाब्वे से जीत के लिए मिले 409 रन के जवाब में अमेरिका की टीम 25 ओवर 1 गेंद में 104 रन पर ढेर हो गई। भारत की काशानिया सचदेव और नोआ साराएप्पिन ने विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। इस पुरस्कार के लिए नामांकन 15 जून 2023 से 14 जुलाई 2023 तक किया जा सकता है। फीफा क्लब विश्व कप 2023 का आयोजन सऊदी अरब के शहर जिद्दाह में होगा। टूर्नामेंट 12 से 22 दिसंबर के बीच आयोजित होगा। आलिया और रणवीर सिंह की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का पहला गाना तुम क्या मिले 28 को रिलीज हो रहा है। ऋतिक रोशन की बहुप्रतीक्षित फिल्म फाइटर का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। बॉलीवुड एक्टर ने इसे इंस्टाग्राम पर साझा किया।
प्रभास और ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष पर दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये फिल्म भी नकली है और इसका कलेक्शन भी नकली है। वॉर फिल्म में घुंघरू गाने में अपने डांस मूव से तहलका मचाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन और वाणी कपूर के टूर स्टार्स ऑन फायर में डांस का जलवा दिखाएंगे। 22 साल के यूट्यूबर और कॉमेडियन देवराज पटेल का सड़क हादसे में निधन हो गया। उनके निधन से उनके फैंस काफी दुखी हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और भाजपा सांसद रवि किशन की 21 साल की बेटी सेना में शामिल होने जा रही है। इशिता शुक्ला अग्निपथ योजना के तहत रक्षा बल में शामिल होंगी। टीवी शो पुष्पा इम्पॉसिबल में पुष्पा की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री करुणा पांडे को लगता है कि उनका किरदार भारतीय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रहा। अभिनेता राम कपूर फिल्म नियत में सन की अरबपति आशीष कपूर का किरदार निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे किरदार के कुछ भाग मेरे पिता पर आधारित हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।